और यूट्यूब चैनल रंगरूट। मैं हूं अंशुमा शर्मा और आज के इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत कोट के साथ। डोंट लेट व्हाट यू कैन नॉट डू इंटरफेयर विद व्हाट यू कैन डू। तो अगर स्टूडेंट्स अपना ही एग्जाम्पल लेके देखेंगे तो उन्हें ये कोट बहुत अच्छे से समझ आएगा। कई बार क्या होता है कि वो टाइम जो हम अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसे हम ये सोच सोच कर वेस्ट कर देते हैं कि अगर इस बार भी मेरा इस अटेम्प्ट में भी मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या मेरे बारे में क्या बातें करेंगे, राइट? तो इसमें क्या है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, ना ही आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा वो भी आपको फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन इसकी वजह से आप अपना टाइम वेस्ट ना करें जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जिसमें हमारा बैंकिंग इन इंडिया सीरीज़ कंटिन्यूड है। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है रीजनल रूरल बैंक्स। तो रीजनल रूरल बैंक्स आपको पता है ग्रामीण बैंक्स होते हैं, राइट? तो ये जो बैंक्स थे ये इनकी शुरुआत की गई या ये एस्टेब्लिश किए गए रूरल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो इट वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एम नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप, राइट? एम नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन पे एस्टेब्लिश किए गए थे रूरल रीजनल बैंक्स। और ये कब एस्टेब्लिश हुए, डेट याद रखना, डेट इम्पॉर्टेंट है। अंडर द प्रोविजन ऑफ एन ऑर्डिनेंस पास्ड ऑन 26 सितंबर 1975। एक ऑर्डिनेंस जो 26 सितंबर 1975 में पास किया गया उसके अंतर्गत रूरल रीजनल बैंक्स क्या हुए, एस्टेब्लिश हुए। 5 बैंक्स ओपन किए गए थे इनिशियली ऑन 2 अक्टूबर 1975, ठीक है? ये दिन गांधी जयंती का दिन था। और आरआरबी जो एक्ट है वो आया 1976 में। तो 1975 में एक ऑर्डिनेंस आया था जिसके प्रोविजन के अंडर क्या किया गया, रूरल रीजनल बैंक्स को एस्टेब्लिश किया गया। 2 अक्टूबर 1975 को 5 रूरल रीजनल बैंक सेटअप किए गए थे, यानी कि बिल्कुल इनिशियली, राइट? तो 1976 में क्या हुआ, आरआरबी जो एक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये बैंकिंग में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन कब कब एस्टेब्लिश हुई या इनके जो एक्ट थे वो कब कब एग्जिस्टेंस में आए, इनका ऑर्डर पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। जैसे आपको 2 कॉलम दे दिए, एक साइड आपको लिख दिया जैसे आरबीआई एक्ट, एसबीआई एक्ट, आरआरबी एक्ट, और अगली साइड उसके क्या दे देते हैं, डेट्स दे देते हैं, ईयर्स दे देते हैं, और आपको मैच करने को आ सकता है, राइट? और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे आपका आरबीआई एक्ट 1934 और आपका आरआरबी एक्ट 1976, इस तरह से आपको और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अलोंग विद देयर एक्ट दे रखे हों और आपको क्या बोला जाए कि इनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में दो, आई मीन इनके डेट्स ना दिए हो। तो फिर कि पहले कौन सा एक्ट आया, आरबीआई एक्ट आया, एसबीआई एक्ट आया या आरआरबी एक्ट आया, राइट? तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो ये जो स्टैटिक पोर्शन है इसका, ये आप ज़रूर से पढ़ ले। और अगर तो आप बैंकिंग की प्रेपरेशंस कर रहे हैं तब तो ये मैंडेटरी है कि आप इन डेट्स को रट लें। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ग्रामीण बैंक्स को एस्टेब्लिश करने के ऑब्जेक्टिव क्या थे, ग्रामीण विकास, गांव में बैंकिंग की फैसिलिटीज़ लेके आना। बैंक्स क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे लोन की फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें, राइट? तो ये सारी फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, गाँव में भी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए। तो यही सारे ऑब्जेक्टिव थे आरआरबी को एस्टेब्लिश करने के या आरआरबी को स्टार्ट करने के, राइट? तो इसमें क्या है, ब्रिजिंग द क्रेडिट गैप्स इन रूरल एरियाज। तो पहले क्या होता था, एक तो गांव में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, राइट? और इतनी ज़्यादा वो नहीं होता था कि भाई आप गांव से शहरों में जाए, ठीक है, फिर अपना बैंक खुलवाएं, लोग इतना मुशक्क़त नहीं करते थे, राइट? ऑब्वियस सी बात है कि आपको अगर मतलब बहुत इतना सारा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं बैंक्स जाने के लिए, फिर लाइन में खड़े रहो, फिर उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो, राइट? तो कहीं ना कहीं आप डिस्करेज हो जाते हैं बैंकिंग फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना है और जो आपके गांव के निवासी है या जो रूरल एरिया है उसे भी अगर बैंकिंग फैसिलिटीज़ से कनेक्ट करना है, वहाँ पे भी आपका जो रूरल एरिया है अगर वहाँ पे भी आपको डेवलपमेंट करना है, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंकिंग फैसिलिटीज़ ऐसे एरियाज़ में देनी पड़ेगी। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ क्या हुआ,
रीजनल रूरल बैंक्स को एस्टेब्लिश किया गया टू डेवलप सच मेजर विच कुड रिस्ट्रिक्ट द आउटफ्लो ऑफ रूरल डिपॉजिट्स टू अर्बन एरियाज। अब क्या होता है कि जो आपका डिपॉजिटर्स का जो मनी होता है बैंक्स में, वही आगे क्या किया जाता है, लेंड किया जाता है आपके इंडस्ट्रियलिस्ट्स को या फिर आपके मर्चेंट्स को या जो भी आपके बिजनेसमैन हैं या मतलब कोई भी आपके बोरोवर्स हैं, राइट। तो यही मनी उनको आगे लेंड किया जाता है और यही मनी क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, क्योंकि ये पैसा जब आगे कहीं इन्वेस्ट किया जाएगा, कहीं ऐसी जगह खर्च किया जाएगा जहाँ से और इनकम जनरेट की जाए, तो वहीं पे क्या होता है कि कॉन्सिक्वेंटली एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो अगर यही पैसा गांव के बैंक्स में रहे और गांव में ही किसानों को लेंड किया जाए, या फिर जो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, मतलब आपके गांव में भी लघु उद्योग के बहुत सारे साधन होते हैं, राइट। तो अगर ये पैसा वहाँ पे यूज़ किया जाए तो क्या होगा कि वहाँ पे यानी कि ग्रामीण एरिया में भी क्या हो जाएगा, अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, राइट। तो आरआरबी के एस्टेब्लिशमेंट के बाद क्या हुआ कि जो गांव का पैसा था वो शहरों में जाना थोड़ा सा रुक गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अब लोगों को गांव में ही बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिलने लगी। तो जब गांव में बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिल रही है तो वो अपना अकाउंट भी वहीं पे ओपन करेंगे, राइट। अकाउंट ओपन वहाँ करेंगे तो यानी कि अपना अमाउंट भी वहीं पे डिपॉजिट करेंगे, राइट। और फिर वही मनी आगे क्या होगा, यूटिलाइज किया जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट को या फिर आपके स्मॉल स्केल बिजनेसेस को, राइट। और आपके जो किसान हैं, ठीक है, तो उन सबको यही मनी जब लेंड किया जाएगा और वो लोग केपेबल हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करने के लिए, तो उस एरिया का क्या हो जाएगा, एक तरह से डेवलपमेंट हो जाएगा। टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस एंड इंक्रीज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज़। अब देखिए, अगर हम पुराने समय की ही क्यों बात करें, अगर हम आजकल की भी बात करें तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गांव से क्या हो रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है। मतलब गांव से लोग शहरों में चले जाते हैं, कभी बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर उसके बाद बच्चों की नौकरी के लिए, राइट। तो मतलब गाँव में जो चीज़ें, गाँव में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है, स्मॉल स्केल बिजनेस, जैसे कुम्हार का बिजनेस हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं, कोई भी हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, राइट। और भी बहुत सारे स्किल्स हैं गांव में लोगों के पास, जहाँ पे अगर वो काम करे, अगर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे तो क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम भी कमाएंगे। लेकिन क्या है, लोग क्या करते हैं कि गाँव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और फिर शहरों में नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटकते रहते हैं, राइट। और उसमें भी क्या होता है, फिर शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ठीक है, तो अर्बन एरियाज़ पे भी क्या हो गया, एक तरह से बर्डन हो गया ना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पर पर्सन जो इनकम है वो कम हो जाएगी, मतलब वो जो पैसा है वो ज़्यादा लोगों में बँट जाएगा। इसलिए क्या होता है कि हर जगह का विकास होना ज़रूरी है, ताकि लोग अपनी जगह पर रहकर ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, इनकम जनरेट करे, और कहीं पे भी किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में कोई ऐसा बर्डन ना आए जिसकी वजह से एक जो पर कैपिटा इनकम है, या आप कह सकते हो कि पर पर्सन जो एक इनकम होती है वो रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे भी यही चीज़ होती है, रीजनल रूरल बैंक्स खुलने के बाद जब लोगों को क्या होने लगा, बैंकिंग की फैसिलिटीज़ मिलने लगी, लोन वगैरह आसानी से मिलने लगा, कम इंटरेस्ट पे मिलने लगा, तो लोग क्या करने लगे, अपने काम को थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस देने लगे। क्यों? क्योंकि अब उनके पास क्या था, एक फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एक होप था कि ठीक है, अगर कल दिन को हमें पैसों की कमी पड़ती है, तो दीज़ बैंक्स विल हेल्प अस, ठीक है? तो इसलिए उन्होंने अपने काम करने शुरू कर दिए। तो इस चीज़ से क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके जो ऐसी एक्टिविटीज़, उनको बढ़ावा मिला, राइट? तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स आरआरबी को एस्टेब्लिश करने के। वहीं अगर हम बात करें ओनरशिप की, तो आरआरबी के जो को ओन करता है वो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो 50% शेयर्स हैं आरआरबी में, वो किसके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और 15% जो शेयर्स हैं वो है कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट के। जैसे कि अगर हम हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण बैंक्स की बात करें तो उसमें 50% सेंट्रल बैंक का शेयर होगा, 15% हिमाचल गवर्नमेंट का शेयर होगा, ठीक है। और वहीं पे एक बैंक होता है जो स्पॉन्सर करता है, ठीक है। स्पॉन्सर करना मतलब जो अपना पैसा लगाएगा, कैपिटल इन्फ्यूज़ करेगा, और प्लस जो यहाँ से प्रॉफिट आता है उसमें भी इसका शेयर रहेगा, प्लस इसके कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग में भी इसका क्या होगा,
अपने शेयर्स के अकॉर्डिंग उसके भी क्या होंगे, राइट्स होंगे, राइट। तो इसमें क्या होता है कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक होगा जो कि होल्ड करेगा 50% शेयर विच इज़ मैक्सिमम। फिर स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करेगी 15% शेयर्स और स्पॉन्सरिंग नेशनलाइज बैंक करेगा 35%। तो अगर हम बात करें स्पॉन्सरिंग नेशनलाइज बैंक्स की, तो अगर हम हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक्स की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक एक ऐसा नेशनलाइज बैंक है जो स्पॉन्सर करता है आरआरबी को, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मर्जर्स एंड अमेलगमेशन के बारे में। तो इनिशियली क्या हुआ, शुरुआत में बहुत सारे रूरल रीजनल बैंक्स एस्टेब्लिश कर दिए गए, लेकिन क्योंकि ये जो बैंक्स थे ये रूरल एरिया में एस्टेब्लिश किए गए थे, राइट। जो आपके किसान लोग हैं उनको कम ब्याज दरों पे ऋण दिया जाता था, राइट। तो इन्हीं सब पॉलिसीज़ की वजह से क्या हो गया कि ये जो बैंक्स थे ये काफ़ी ज़्यादा लॉसेस मेक करने लगे। मतलब ये जो बैंक्स थे वो बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रहे थे। तो अब क्योंकि ये तो केटर कर रहे थे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ठीक है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में क्या होगा कि कभी कोई अपना लोन चुका नहीं पाएगा, ठीक है। और अगर हम उनसे इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं तो वो भी बहुत ही कम हम चार्ज करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा हम कमा नहीं पा रहे हैं जितना कि हम लेंड कर रहे हैं, राइट। तो क्या हुआ कि 1980s तक ये जो बैंक्स थे इनका क्या हो गया, मतलब पता चल गया इनकी परफॉर्मेंस का कि भैया ये तो ना होने वाला, क्योंकि अब क्या है ये बैंक्स तो बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रहे हैं, राइट। तो क्या हुआ कि केलकर कमेटी ने की जो सजेशंस थी उसके सजेशंस पे उन्होंने नए रीजनल रूरल बैंक्स ओपन करना बंद कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि आउट ऑफ 196 आरआरबीज जो थे आपके उसमें से 171 वर रनिंग इनटू लॉसेस। अरे जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर था, ठीक है। अब 196 में से अगर 171 बैंक्स लॉसेस में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट तो कुछ ना कुछ सोचेगी ही ना, राइट। तो क्या हुआ कि इन बैंक्स का क्या कर दिया गया, मर्जर कर दिया गया, इन्हें नेशनलाइज, इनके जो स्पॉन्सरिंग बैंक्स हैं उनके साथ अमलगामेट कर दिया गया, ठीक है। और अगर हम बात करें आज के डेट की, ठीक है, तो देयर आर 43 रीजनल रूरल बैंक्स विच आर फंक्शनिंग इन इंडिया। तो एक तरह से क्या हुआ, जो ये रीजनल रूरल बैंक्स थे, ये आइडिया तो बहुत माइंड ब्लोइंग था, लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि अभी इतने ज़्यादा, मतलब इतने लो इंटरेस्ट पे जो आपके लोन्स देना है उसे अफोर्ड कर सके, या फिर कोई बंदा अगर अपना लोन वापस नहीं रिटर्न कर पाता है, ठीक है, तो उस चीज़ का जो एक लॉस है, जो एक बोझ है, उसको सहन कर सके। तो ठीक है, अब आपको याद रखना है कि केलकर कमेटी किससे रिलेटेड है, ये है रीजनल रूरल बैंक से रिलेटेड, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग के ही देख लो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग कमेटीज़ के नाम दिए होंगे और राइट हैंड साइड में आपको इवेंट्स या फिर आपको ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा रखा होगा कि भाई इसमें से किस कमेटी का कंसर्न किस ऑर्गेनाइजेशन से है या किस इवेंट से है, राइट। तो केलकर कमेटी है वो है रिलेटेड टू रीजनल रूरल बैंक। सो दिस वाज इट अबाउट आरआरबीज। कुछ आपके जो स्टैटिक पॉइंट्स है, जैसे कमेटी का नाम, कब ये एस्टेब्लिश हुए थे, ठीक है, या फिर एट प्रेजेंट कितनी आरआरबीज फंक्शन कर रही है, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। और कि कौन से आपका वर्किंग ग्रुप था जिसके रिकमेंडेशंस पे इन्हें एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप किसी और एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी प्रीलिम्स में आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर आप एचपी के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं तब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो भी इसका स्टैटिक पोर्शन है प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक हमें हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।